हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मित्र भानु है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट द डॉट्स। लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज में आप सबका स्वागत है, जिसके एवरी लेक्चर में हम लोग 5 से 10 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन स्कूल लेवल स्टूडेंट्स का होता है, बट हैविंग सेड दैट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो कैंडिडेट भी ये क्वेश्चंस देख सकते हैं और इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। इन केस अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, काइंडली सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके रिगार्डिंग द वीडियोस आई अपलोड। विद दिस नोट चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन एंड कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू हमें निकालना है। 5 से 8 इंक्रीज इज 3 से 8 से 17 द इंक्रीज इज 9, 17 से 44 द इंक्रीज इज 27। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 to the power 1, यहाँ है 3 to the power 2 और ये है आपका 3 to the power 3। So the increase is exponential and वो कितना है? पावर ऑफ 3 में। So next increase आएगा 3 to the power 4। So 3 to the power 4 आपका कितना होता है? 9 into 9 यानी कि 81। तो अगर मैं 44 में 81 ऐड कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 125 मिलेगा और इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी 125। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर जैसे H2O के साथ रिलेटेड है, ग्लूकोज के साथ क्या रिलेट होगा। यहाँ पे हमें सब फॉर्मूले दिए गए हैं, हमें ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला रिलेट होगा ग्लूकोज के साथ। स्कूल लेवल केमिस्ट्री से हमने पढ़ा है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? बायोलॉजी 6 क्लास और 5 क्लास फोटोसिंथेसिस चैप्टर, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है आपका C6H12O6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू हमें ढूंढना है। तो पहले तो ये जो सर्कल्स है इसके बीच में जो नंबर है इसके ऊपर एक लॉजिक डिराइव करना है, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है निकालना है। यहाँ पे लॉजिक मैंने निकाला है, देखिए 7 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 1 में अगर मैं पहले सर्कल में जो बॉक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दूं आता है 6, वो है यहाँ पे नीचे। क्या ये लॉजिक सेकेंड वाले में भी अप्लाई हो रहा है? देखते हैं। 9 और 4 का डिफरेंस, 9 और 4 का डिफरेंस आपका आता है 5 इंटू द नंबर इन फर्स्ट सर्कल, वो आता है 4, जब मल्टीप्लाई करते हैं आता है 20। तो लॉजिक तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो नेक्स्ट थर्ड में वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। 5 और 3 का डिफरेंस कितना आता है? 2 इंटू नंबर इन फर्स्ट सर्कल 3, आंसर आएगा आपका 6। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन डी 6। आई होप ये क्वेश्चन भी सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 स्टूडेंट्स है ABCDE और कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग देयर हाइट। हमें ढूंढना है कि सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A B C D E। फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से E इज टॉलर देन B, तो E को मैंने कोई भी नंबर दे दिया 100। सो B क्या होगा? एनी नंबर लेस देन 100, तभी दोनों का लॉजिक सेटिस्फाई होगा कि B इज शॉर्टर देन E। अभी B का हम लोग कोई नंबर नहीं देते। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। B इज टॉलर देन C एंड D, तो B को हम लोग नंबर दे देते हैं 90।
C एंड D से B टॉलर है, तो C D का कोई भी आंसर आएगा बट वो 90 से छोटा होना चाहिए। द नंबर 90 जो हमने एज्यूम किया है B के लिए उससे कम होना चाहिए। C इज टॉलर देन D, तो C को हम लोग दे देते हैं 80, D को दे देते हैं 70। अब तक हमने जो भी नंबर एज्यूम किया है कि इतना सेंटीमीटर और इतना मीटर है उनका हाइट, सब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। अब बस एक ही बचता है, दैट इज A। अगर A का कुछ दिया है जल्दी हमारा आंसर फिर निकल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है C इज टॉलर देन D बट शॉर्टर देन A। सो C क्या है, D से लंबा है बट A से छोटा है, तो A का आंसर आपका आएगा समथिंग ग्रेटर देन 80। बट कितना आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ दिया नहीं गया है, मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ दिया नहीं गया है, तो हम लोग A के जगह पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिख नहीं सकते। A का रिलेशन B के साथ कुछ नहीं कहा गया है, A का रिलेशन E के साथ कुछ नहीं कहा गया है। सिंस A के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बस कहा गया है कि C इज शॉर्टर देन A, तो उससे क्या होगा, हम लोग टॉलेस्ट कौन है वो नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी कि डेटा इज इनसफिशिएंट एंड वी कैनॉट फाइंड हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम ऑल। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 स्टार 2 अगर 5 है, 15 स्टार 5 अगर 4 है, 12 स्टार 4 अगर 4 है, देन 8 स्टार 8 कितना होगा। तो यहाँ पे लॉजिक देखिए, 8 स्टार 2 5 दिया गया है, अगर हम लोग 8 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है 4 प्लस 1 कर दे तो मिलता है 5। क्या ये लॉजिक सेकंड वाले में अप्लाई हो रहा है? 15 स्टार 5 4 दिया गया है, तो पहले हम लोग 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 3, प्लस 1 करेंगे मिलेगा 4। सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड वाले में देखते हैं, 12 स्टार 4, ये भी 4 दिया गया है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3 मिलेगा, प्लस 1 करेंगे 4 मिलेगा। यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो 8 स्टार 8 आपका आएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 1, फिर उसमें प्लस 1 कर देंगे, आएगा आंसर 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 2। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रजनी इज लुकिंग इन द साउथ डायरेक्शन। सो कोई भी अगर साउथ डायरेक्शन में देखता है तो वहां पे क्या होता है, दिस बिकम्स द राइट साइड एंड दिस बिकम्स द लेफ्ट साइड। अब वो कैसे टर्न करे ताकि वो कहाँ देखे, वेस्ट डायरेक्शन में देखे। तो आपको वेस्ट डायरेक्शन में फेस करवाना है रजनी को, इन सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन यूज करके। तो पहला सीक्वेंस देखिए, पहले राइट टर्न, फिर से राइट टर्न, फिर लेफ्ट लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फिर राइट। तो घूम फिर के वो फिर से साउथ में ही फेस करने लगी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पहले लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न। सो नाउ शी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पहले लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर राइट टर्न। तो घूम फिर के इस ऑप्शन में भी वो नॉर्थ को पॉइंट कर रही है और फेस कर रही है, सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। सो ऐसे करके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, सो डेफिनेटली आपका आंसर ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, तो आंसर इसका होगा डी। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेस्ट का अगर कोड है 22, स्टॉप का अगर कोड है 38, लैंड का अगर कोड है 23, 4 का क्या होगा निकालना है। अगर आप ए को दे देते हैं नंबर 1,
B को दे देते हैं 2, ऐसे करके Z को दे देते हैं 26। तो इस हिसाब से रेस्ट का जो स्पेलिंग है REST, इसका नंबर में क्या आएगा? R का होगा आपका 18, E का होगा 5, S का होगा 19, T का होगा 20। तो इन चारों नंबर के कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी कॉम्बिनेशन हमें करना है, हमें 22 निकालना है। तो अगर हम लोग पहले 3 नंबर को ऐड कर देते हैं, हमें कितना मिलता है? 18 प्लस 5 23 प्लस 19 42, और उसमें से फोर्थ नंबर माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 22, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्या ये लॉजिक सेकंड वाले जो स्टॉप है उसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है? स्टॉप में आपका S होगा 19, T होगा 20, O होगा आपका 15 और P होगा 16। सो पहले 3 का एडिशन, लास्ट का सब्ट्रैक्शन। 19 प्लस 20 39 प्लस 15 54 माइनस 16, ये आपका देता है 38। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब आपका लॉजिक सही जा रहा है। लैंड का देखते हैं क्या आता है। लैंड का आता है LAND। L का आएगा 12, A का 1, N का 14 और D का 4। तो पहले 3 का एडिशन कितना देता है? 26 प्लस 1 27 और लास्ट वाले का सब्ट्रैक्शन। सो 27 माइनस 4 23। क्या ये दिया गया है? यस, यहाँ पे है। तो 4 का इसी लॉजिक से क्या आएगा आंसर देखते हैं। FOUR। F का होगा 6, O का 15, U का 21 और R का होगा 18। सो पहले 3 का एडिशन 6 प्लस 15 21 प्लस 21 42 माइनस 18। 42 से 20 जाएगा तो आपका होता है 22, प्लस 2 कर दीजिए तो हो गया 24। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी 24। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश हैज 2 सन्स। सो इसको हम लोग बहुत सारे नेम यहाँ पे R से है, तो शॉर्ट में लिखते हैं। राजेश के लिए लिख देते हैं RA। उसके 2 सन है, मतलब एक के लिए लिख देते हैं रितेश RI और दूसरा है रमन, सो RAM। रमन इज मैरिड टू रीता। सो रमन और रीता हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे लिख दिया। फिर शोभा इज द मदर ऑफ रीता। शोभा जो है वो रीता की मदर है, यानी शोभा इज मदर इन लॉ ऑफ रमन। फिर रितु इज द डॉटर ऑफ रितेश। तो रितु है रितेश की डॉटर, ये भी लिख दिया यहाँ पे। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब डॉटर और सन, साइडवेज एरो डायरेक्शन मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशन, और अगर ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप है हम लोग साइडवाइज ही करेंगे लेकिन एरो डायरेक्शन नहीं देंगे। मैं ये कन्वेंशन यूज करता हूँ, आप लोग दूसरे कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। रितु इज डॉटर ऑफ रितेश। हाउ सन ऑफ रितेश वाइफ इज रिलेटेड टू हस्बैंड of Shobha's only daughter. So how is son of Ritesh wife? So Ritesh की जो wife है, यहाँ पे कोई नाम दिया गया नहीं है तो wife ही लिख देते हैं। हर son मतलब wife का son मतलब रितेश का भी son ही होगा वो। तो ये son कैसे related है husband of Shobha's only daughter? So Shobha's daughter is Rita, Rita's husband। रमन के साथ क्या रिलेशनशिप है इस son का, और सन कैसे रिलेटेड है रमन के साथ? सो सन इज गोइंग टू बी नेफ्यू ऑफ रमन। रमन क्या है? अंकल ऑफ सन। क्वेश्चन अगर आपको पूछता कि यहाँ पे रमन और सन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आप लिखते अंकल। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि सन और रमन के बीच में आंसर क्या है, आप लोग लिखेंगे नेफ्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट रो में देखिए 3 to the power 3
माइनस 6 इंटू 2 आपको कितना देता है? 3 इंटू 3 सॉरी 3 क्यूब 27 माइनस 12 आपको देता है 15। आंसर तो मिल रहा है। क्या ये लॉजिक सेकेंड रो में भी सेटिस्फाई हो रहा है? 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 1, 2 क्यूब आपका है 8 माइनस 7, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 1 आ रहा है। थर्ड रो में 4 क्यूब माइनस 4 इंटू 8, 64 माइनस 32, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो लॉजिक तो सही जा रहा है। यही लॉजिक अगर लास्ट में अप्लाई करेंगे 5 क्यूब माइनस 15 इंटू 5, 5 क्यूब आपका होता है 125 माइनस 75, दिस विल गिव यू एन आंसर ऑफ 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रमन स्टार्टेड ए जर्नी ऑन ए डे एंड रिटर्न बैक आफ्टर 145 डेज एंड दैट डे इज, जिस दिन वो वापस आया वो था ट्यूसडे। तो कौन से दिन और कौन से डे पे उसने शुरू किया होगा अपना जर्नी? सो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ये सबको पता है। 145 डेज मतलब कितने हफ्ते होते हैं और कितने दिन होते हैं? अगर हम लोग डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 20 वीक्स होते हैं और 5 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। रमन वापस आके पहुंचा है ट्यूसडे, सो ये इस दिन पे आके वो पहुंचा है, तो उसको लगे होंगे 20 हफ्ते, 5 दिन एक्स्ट्रा लगे, मतलब 20 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद 5 एक्स्ट्रा दिन लेगा जब वो, तब आके ट्यूसडे पे पहुंचेगा। तो 5 दिन वापस अगर हम लोग जाएंगे, सो 1 2 3 4 5, ये हो गया वो दिन जिस दिन उसने शुरू किया होगा अपना जर्नी। यहाँ से उसको 20 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद 5 दिन एक्स्ट्रा वो लेगा, तब होगा ट्यूसडे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्सडे। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। सो विद दिस आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो, देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब, ताकि आपको और भी अपडेट मिल सके रिगार्डिंग द वीडियोस आई अपलोड। With this note, I hope to see you soon in the next video I upload. Thank you very much.